अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और आपको जुमा भी मुबारक। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं तो जबरदस्त, नहीं कर चुके तो अब कर लीजिए ना, कब करेंगे। अभी इस वक्त आपको बताएं 9:04 हो चुके हैं और कहीं भी अगर आपने 10 बजे पहुंचना है तो आपके पास सिर्फ 56 मिनट है। इतना कौन डिटेल में 56 मिनट। अच्छा, वैसे तो आप जुम्मा मुबारक कहते हैं, लेकिन जिस दिन आप शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन के आते हैं लोगों को पता लग ही जाता है, क्योंकि वीक में एक दिन होता है जब इमरान ये वाली ड्रेसिंग करते हैं, तो नॉर्मली वो फ्राइडे होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत अहमियत है जुम्मे के दिन, कोशिश कीजिए तमाम कर लीजिए। उसके साथ साथ आज का दिन वैसे ही इस्लामी नुक्ता निगाह से रहमतों बरकतों भरा है, तो जो भी हो इंशाल्लाह अच्छा हो। हमारी बेस्ट विशेस आपके पूरे दिन के साथ हैं। जहां पूरी दुनिया में इससे पहले आपको याद ही होगा 29 जून को ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन में मस्जिद के सामने मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान इंसिडेंट था, कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इस मलून सलमान मुमिका ने आज फिर एक बार पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती की। स्वीडन हुकूमत की जानिब से मलून सलमान मुमिका को कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त देने पर इराक में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया और जो मुश्तल अफराद हैं उन्होंने इराक में स्वीडिश सिफारत खाने पर धावा बोला, तोड़फोड़ की और सिफारत खाने की इमारत को आग लगा दी गई। बिल्कुल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जी स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के एक और वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदराक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि तौरात, इंजील और कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम भी चलाएंगे और मुकद्दस किताबों, हस्तियों की जो बेहुरमती है उनके इजहार की दुनिया को मुस्तकिल आज़ादी देने की आज़ादी देने की पाबंदी होनी चाहिए और इस पर जो सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। और वाकयात का जो तसलसल है और तरतीब है, प्राइम मिनिस्टर का इस बात का सबूत है कि इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा ऐसा लगता है एजेंडे का हिस्सा, इसमें कोई हमें शक नहीं है। और इसका बेहतरीन हल ये है कि मुआशी तौर पर जो ताल्लुकात है, मुआशी ताल्लुकात डिस्कनेक्ट किए जाए स्वीडन के साथ उस वक्त तक जब तक कि इसको इबरत का निशान नहीं बनाया जाता जिसने कुरान करीम की बेहुरमती की है। चूंकि इस्लाम अमन का मजहब है, हम ये तो कतई तौर पर नहीं कह सकते कि मारा मारी दंगा फसाद होना चाहिए, इमारतें जलाई जानी चाहिए, लेकिन कम से कम मुआशी तौर पर अगर आलम इस्लाम स्वीडिश मसनूआत का बायकॉट करे और मुआशी ताल्लुकात डिस्कनेक्ट करे तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई नतीजा जरूर आएगा। ये जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। और वंस अगेन हम इज़हार यकजहती करते हैं तमाम उन लोगों के साथ जो कि इस हक में बोल रहे हैं और हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं, इज़हार मजम्मत करते हैं इस अलमनाक वाक़े के ऊपर। इसके साथ ही क्योंकि जुमे का दिन है तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे तमाम अनासर का कला कमा हो। हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, खास तौर पर बड़ी अहम खबरें हैं। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी होने में तकरीबन 23 दिन बाकी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत का अमल जारी है, मगर अभी तक दो जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ये जो मुशावरत हो रही है, दीगर छोटी जमातें हैं इस पर खफा हैं कि उन्हें मुशावरत के अमल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। MQM पाकिस्तान ने भी शदीद नाराजगी का इज़हार किया है और नाज़रीन MQM गुज़िश्ता 35 बरसों से तकरीबन हर बार वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है। इस दौरान जमात ने कई हुकूमतों को घर की राह भी दिखाई है और कई जमातों को इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुंचाया है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ MQM की शराकत दारी का जो वसी उनको तजर्बा भी है और MQM पाकिस्तान PTI हुकूमत में भी रही है उनकी पार्टनर। और तब्दीली के बाद जो अब 15 माह से 13 जमातें पर मुश्तमिल जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका हिस्सा है, मगर MQM हर इक़्तिदार में रहने के बावजूद अब तक इन हवाले से उनको कोई कामयाबी कह लें या कोई ऐसे मामलात नहीं जो उनके हक में हो वो नहीं हो सके हैं। बिल्कुल। हमें इस वक्त सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम इस हवाले से तज्जिया लेंगे क्योंकि इस वक्त जो कराची शहरियों की मुश्किलात है वो अपनी जगह है। बहुत बड़ी नुमाइंदा जमात MQM रही है कराची के शहरियों की। पिछले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा ही नहीं ले पाई या नहीं लिया, तो अब जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है इसमें भी अगर एहतजाज की सियासत करती है MQM तो वंस अगेन हिस्सा बकदर जुस्सा जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं ले पाती तो क्या वो अपने शहरियों को वो हुकूक अपने वोटर्स को दिला पाएंगी जिसकी वो इस जमात से तवक्को रखते हैं। इसी पे जरा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब?
जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम एक जेनेरिक ही सवाल है कि ये जो अहम मामलात के ऊपर मशावरत ना होने का गिला, ये गिला तो आपका बड़ा पुराना है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो हालत है या हुकूमत का जो कद है वो इस तरह का नहीं है कि वो अपने तमाम पार्टनर्स में से किसी एक को भी इग्नोर करे या वो ड्यू वैल्यू ना दे। तो इसके बावजूद अब हुकूमत इंतखाबात की जाने बढ़ रही है, तो आपकी हिकमत अमली क्या है? हम ये समझते हैं कि जब असेंबलियाँ जाने का और हुकूमत जाने का वक्त आता है तो इस तरह की अफरा तफरी देखने में आती है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी सियासी जमातें भी छोटी जमातों को और ज़्यादा नज़रअंदाज करके अपने अपने इलेक्शन की तैयारी में सब लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद दावत दी कि हम आएँ और जो भी मुशावरती अमल चल रहा है उसमें हमें यकीन दहानी कराई कि एमकेएम एक अहम इत्तेहादी और हर अमल बशमूल निगरां हुकूमत के क़याम इंतखाबी अमल में और वोटर लिस्टों में कहीं बेज़ाब्तगियाँ हैं उसकी दुरुस्त की, और जो इंतखाबात में इनकाद है वो कम अज़ कम अभी फैसला नहीं हुआ कि वो पुरानी फहरिस्तों पर होगा। तो हमारा ये मुतालबा है और जायज़ है कि जब अरबों रुपए खर्च हुए हैं और हमारी ईमार मुतालबे पर जो वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी थे 2017 की मरदमशुमारी में जो कमी थी और जो लापता आबादी थी कराची उसको बाजियाब करने के लिए उन्होंने 5% आबादी के ऑडिट की बात की थी, और जब पीटीआई के साथ एमकेएम की हुकूमत बनी तो पीटीआई ने उसे 5% की जगह के 100% ऑडिट करते हैं और एक नई मरदमशुमारी हो। और पीएमएलएन के साथ जब हम हुकूमत में गए तो उन्होंने इस बात का पास किया और मरदमशुमारी के इनाकात के, और तकरीबन मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है और उसके प्रोविजनल नताइज चूँकि डिजिटल डेटा था वो तो वैसे भी आ गए हैं। तो आइन का जहाँ ये तकाजा है कि 60 दिन या 90 दिन में निगरां हुकूमत के फौरी बाद इलेक्शन होनी चाहिए, 60 दिन या 90 दिन में, तो वहीं अगर मरदमशुमारी के नताइज आ चुके हों तो फिर नई हल्का बंदियों के साथ होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने नई हल्का बंदियों का जिक्र किया, एहसन इकबाल साहब की पहले स्टेटमेंट थी, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया कि जी आइंदा जो इंतखाबात हैं वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे और जो हल्का बंदियाँ ऑलरेडी हैं उसी पर होंगे। क्या आप लोगों के लिए फैसला काबिल कबूल है, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर उसमें क्या एनक्यूएम की स्ट्रैटेजी होगी या हिकमत अमली होगी? हमें समझते हैं कि एक जुल्म है और वो तसलसल के साथ हो रहा है। एक नाइंसाफी है कि एक शहर जिसमें ये मसला बुनियादी मसला रहा है, जिसकी वजह से अगर वो कम गिना जाता है तो उसे कम नुमाइंदगी मिलती है, और जब कम नुमाइंदगी मिलती है कम फंड्स मिलते हैं। और ये वो शहर है जो किसी एक जबान बोलने वाले का नहीं है, ये सिर्फ महाजिरों का उर्दू जबान या दीगर जो झेली जबानें हैं महाजिरों में, ये उनका नहीं, बल्कि हमारे सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, पाकिस्तान के हर इलाके के शहरी यहाँ अच्छी खासी मुनासिब तादाद में आबाद है। तो ये एक मिनी पाकिस्तान है और ये फिर तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज है, 50-60% आपको महातल रेवेन्यू टैक्स देता है। तो अगर एक ऐसे शहर के साथ ये सलूक होगा तो मैं समझता हूँ कि उसका जो किरदार कौमी किरदार है जो बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बहुत आगे है, तो आप उसको जबरदस्ती नजरअंदाज करें, सौतेली माँ का सलूक हो। तो मुल्क के सियासी निज़ाम और इंतजामी ढांचे में जब सूबाई हुकूमत के रहमो करम पे हमें छोड़ दिया जाए, सूबाई वडेरे जागीरदार जिनका एक माइंड सेट हो, दीवार से लगाना है, कराची को कॉलोनी बनाना है, कराची पर कब्जा करना है, बाई हुक और क्रूक नंबर 1 पार्टी बन के यहाँ अपना मेयर लाना है। लेकिन फारूक भाई, ये तो कुछ हद तक फिर एमकेएम ने भी उनके रहमो करम पे छोड़ दिया ना अपने वोटर को। आपने जब इंतखाबात में पिछली दफा हिस्सा ही नहीं लिया या हिस्सा लिया तो इवन जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट थी कि एमकेएम को तैयारी का मौका ही नहीं मिला पिछले इंतखाबात में। और अब भी इस वक्त आपकी, मुझे नहीं पता कि आपकी पॉलिटिक्स इस वक्त कहाँ पे हो रही है, क्योंकि अवाम के अंदर तो एमकेएम हमें उस तरह से मुतहरिक नज़र नहीं आती है। पिछले दिनों में बलदियाती इंतखाब भी हुए तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हमें नज़र आई, आप बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहे हैं। तो अब अगर ये आपकी मंशा पे इंतखाबात हो भी जाएँ, आपकी बात मान ली जाए, तो उसके बावजूद आपकी सियासत वोटर के नुक्ता निगाह से उतनी मुतहरिक या मुअस्सर तो फिल वक्त नज़र नहीं आती कि आप कोई बहुत बड़ा फ़र्क डाल पाएँ, हमें ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक तासुर मैं समझता हूँ कि
इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है। और दूसरी बात, हमने तो बुनियादी हक के लिए बॉयकॉट किया ना, इसलिए हम आपको मुतहरिक नजर नहीं आए। 70 सीटों के खसारे से अगर बल्दियाती इंतखाबात हो, तो जमात इस्लामी को भी अकल होनी चाहिए कि भाई आप कितने ही हाथ पैर मारेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत ने कराची में 20,000 वोटों पर अपना हल्का बनाया और आपका हल्का जो है वो 90,000 वोटों पर है। तो आपने मैच शुरू होने से पहले 500 रन तो पीपल्स पार्टी की साइड को दे दिए, तो मैच तो वैसे ही अनगिवन हो गया। और 15% का वोट बैंक रखने वाली पार्टी को 40-45% सीटें मिल गई और बाकी जो 60% जमात इस्लामी एमक्यूएम का एक वोट बैंक है। अगर एमक्यूएम ना लड़े तो जमात इस्लामी को वो वोट सीटें मिलेंगी और एमक्यूएम लड़ेगी तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा जमात इस्लामी को नहीं एमक्यूएम को मिल जाएगा। तो हमारा तो आपस में बंटवारा होना है ना। बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी ने एक जो उसमें जिस तरह टेलरिंग की है और जिस तरह काट छाट की और जबरदस्ती अपना देखिए वो ले आए ना अपना में। जी। अगर जमात इस्लामी हमारे साथ खड़ी हो चाहे इलेक्शन लड़ लिया, जब तक वो हम साथ मिलकर बल्दिया से बाहर बैठकर कोई अपना बल्दियाती काउंसिल का इजलास नहीं करेंगे, फैसले हम कर सकते हैं क्योंकि 85% से 90% वोट तो हमारे पास है। उनको तो 5-7% वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को पूरे शहर का, उनको वोट ही कहाँ पड़ा इस इलेक्शन के हमारे बॉयकॉट के बाद। अगर आप जमात इस्लामी को 5-6% और 5-6% पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा है, तो उसके बाद अगर कोई मेयर किसी पार्टी का आता भी है तो वो कराची का मेयर कहाँ है? वो तो मतलब एक ऐसे। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि अगर पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात होते हैं तो ये कराची के अवाम के साथ जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, अगर होगी भी तो और सियासी जमात हिकमत अमली क्या है फिर? कैसे आप इस मसले के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे? स्ट्रीट्स में आएंगे या मौजूदा हुकूमत, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पास बहरहाल एक मौका है क्योंकि आप एक स्टेक होल्डर हैं और वी हैव सीन कि हमेशा एमक्यूएम बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड एमक्यूएम के पास होता है, बट वो खेलने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुफाहमत हो जाती है और फिर जब वक्त गुजरता है तो अल्टीमेटली वोटर तक कुछ नहीं पहुंच पाता। तो इस वक्त तो बहरहाल आप हुकूमत में हैं, वजीर आजम से आपकी मुलाकात भी हुई है, गवर्नर भी आपके बैठे हैं, तो आप क्या स्ट्रेटजी आप फिर आपके माइंड में इस वक्त? देखें, मैं स्पेकुलेशन या ख्यास आराई में इस वक्त नहीं जाना चाहूंगा। जो कार्ड मेरे पास है मैं उसको अपने चेस्ट अपने सीने से बिल्कुल करीब करके रखूंगा और प्राइम मिनिस्टर की इस बात पर सारा वजन डालूंगा कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि पुरानी फहरिस्तों पर जो है इंतखाबात का फैसला नहीं हुआ है, आपकी मशावरत से ही फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा बड़ी सियासी जमातें कम से कम इतना होश के नाखून जरूर लेंगी कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए छोटी जमातों को, और खास तौर पर ऐसे शहर की जमात पर, ऐसे शहर को कि जो सारी जमातों पूरे मुल्क का दारो मदार उस शहर पर हो। कराची चले तो मुल्क चले, कराची चले तो मुल्क पले। और इस्लामाबाद ही नहीं, पिंडी का इन्हिसार भी बहुत सारे मामला पर कराची बहुत सारे मामला के लिए कराची पर होता है। तो मैं समझता हूँ कि कराची को अब नजरअंदाज करके और जो इनके वडेरों ने खासतौर से 15 सालों में बिला शिद्दत खैरिया हुकूमत की और हर तरह के बुनियादी हक से महरूम रखा। देखिए 140 से की हमारी पिटीशन मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बल्दियाती कानून 6 ने बल्दियाती निज़ाम और सिर्फ कराची के लिए नहीं, इरालकाना नवाबशाह के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये जो है वो हमने मंजूर कराई थी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। 140 के इख्तियारात मिलने चाहिए। इस तरीके से मर्दमशुमारी में हमें कम गिना जाता है और उसमें भी सूबाई हुकूमत फील्ड पे काम करती है। ये भी उसी की तरफ से जुल्म और नाइंसाफी होती है। ये सारी चीजों को रोकने के लिए नहीं रोका गया, तो हम नहीं बल्कि सिंध की तकसीम पीपल्स पार्टी कर रही है, लोगों को दीवार से लगाकर मजबूर करे कि उनके मुंह से नए सूबे के नारा निकले। अच्छा, ये एक मुशावरत के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो तमाम अहम फैसले होने हैं सारे मरहले के अंदर, उसमें 3 रुकनी कमेटी बनाने के हवाले से भी कहा है कि एमक्यूएम से हर मरहले पर मुशावरत की जाएगी। आपको लगता है कि इंतखाबात हो, निगरान हुकूमत सेटअप हो, ये तमाम मामलात के लिए ये कमेटी बेहतर तौर पर अपना रोल प्ले कर सकती है, जो आप लोगों से मुशावरत है उसको भी बेहतर बना सकती है? जी देखें, वो हमारी कमेटी मुतहर्रिक है और उनके जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ इंगेज है। और इससे हमारी पहली मीटिंग हुई थी नादरा के साथ, जहां हमने 3 मसाइल जो बुनियादी रखे, उसमें से एक वोटर लिस्ट की बेज़ाब्तगियां थी। हमारे 30% वोट कराची के हमारा तखमीना है वो उनके मुस्तकिल या आर्जी पदों पर है ही नहीं, बल्कि किसी तीसरे चौथे पदे पर डाल दी गई और अक्सर
वोट तो कराची से बाहर दिए गए। ये भी आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की जेर निगरानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले में जानबूझ के, ताकि अब सूबाई और कौमी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कराची में ज्यादा स्पेस देने के लिए, ताकि वो ठीक है। अच्छा वर्मी, टाइम चूंकि कम, एक बड़ा अहम सवाल है और ये है कि क्या ये जो डिले हो रहा है, ये जो नई और पुरानी मर्दमशुमारी का किस्सा है, इसको बुनियाद बनाकर कहीं इंतखाबात को तातुल का शिकार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? और अगर ऐसा करने की कोशिश होती है या ऐसा माहौल बन जाता है, चूंकि एतराज आपका भी है, पीपल्स पार्टी का भी संभाव है, तो उसके बाद फिर ये रखना तो डल जाएगा, तो ये अब फिर आप इसकी फेवर में होंगे अगर इंतखाबात में वक्त मजीद लग जाता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि नहीं हो तो नई मर्दमशुमारी से हो? इस पे क्या हिकमत अमली आपकी? देखिए, जहाँ हमने कहा नादरा से हमारी मीटिंग हुई और बेज़ाब्तगियों को ठीक करने के लिए उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। कल जब मैं चीफ जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मिला तो बेज़ाब्तगियों को दुरुस्तगी में उन्होंने भी इस बात पर कहा कि सेक्शन 27 के तहत आपका और हर वोटर का हक है कि वो आर्जी और मुस्तकिल पते पे, तो उम्मीद है कि हमारा ये मुतालबा तस्लीम होगा और ये दुरुस्तगी का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं, कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मेरी ये बात हुई, अगर निगरान हुकूमत को 3 माह मिलते हैं तो 90 दिन हमें ये चाहिए। अब जब एक स्पेस पॉलिटिकली क्रिएट हुई है, पंजाब में भी हुई है और ऐसा लगता है कराची में भी हुई है, जब तहरीक इंसाफ कुछ मुश्किलात का शिकार है, तो MKM की क्या हिकमत अमली है? ऐसा क्या आपके पास है नुक्ता नजर अवाम के अंदर रखने के लिए जिसमें आपको वो आपका खोया हुआ वोट बैंक वापस मिले और फिर जो नया नौजवान 18 साल का इस वोटिंग की प्रोसेस में दाखिल हो रहा है वो भी MKM के एजेंडे पे आए, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हुए? ऐसा क्या है आपके पास? देखिए, वक्त मैं समझता हूँ कि कम है, लेकिन जो हमारा इस वक्त नैरेटिव है उसमें सबसे पहली बुनियाद तो है कि हम जो बिखरे हुए MKM के जितने भी हिस्से थे वो सब यकजा हो गए और हमारी इस यकजहती से उम्मीद की पहली किरण रोशन हुई। लोग मायूसी से बाहर निकले हैं। उनकी नाराजगी हमसे ये नहीं कि हमने PTI को क्यों छोड़ा, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी जिसका बहरान हमें चाह से लेना था, मर्दमशुमारी, हल्का बंदियां और दीगर बातों में, तो वो नाराजगी उनकी जरूर अपनी जगह पर है। उसमें कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ सब ने गारंटी ली थी लेकिन वो नहीं करा सके। लेकिन अब जो यकीन दहानी वजीर आजम ने कराई। हमारी बेस्ट विशेष फारूक भाई आपके साथ है। सुबह का वक्त है, आप शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं अगर कोई शेर आपके जहन में आ रहा हो अल सुबह तो अगर हो जाए। दूसरा हमारे गवर्नर ने भी लोगों को बहुत एतमाद दिया है और जो ये एजुकेशन दर्जगाह बनाई है गवर्नर हाउस को, दावा किसी ने किया था PTI ने, और 5 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया। गवर्नर IT इनिशिएटिव में 50,000 लोगों का सिलेक्शन होगा और मुसलसल वहाँ टेस्ट और सिलेक्शन का अमल है। और ये Web3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मेटावर्स है, ये एडवांस कोर्सेज होंगे जिसकी पूरी दुनिया में अच्छा इनिशिएटिव। फारूक भाई अब शेर भी सुना दे हमें जाते जाते। मैं शेर सुना देता हूँ कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। हम अपने तेवर वक्त आने पे आजमाएंगे। तुम शहर खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। जाते जाते उन्होंने शेर बड़ा जबरदस्त हमें सुना दिया और मुकम्मल सियासी जो नुक्ता नजर है उसको वाजे कर दिया। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें बता रहे हैं कि घरों में कौन से पौधे लगाए जाएं, पौधों को मुरझाने से कैसे बचा जाए। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। हमारा आज का सेगमेंट उन नाजरीन के लिए है कि जो इंडोर प्लांट्स की अहमियत को समझते हुए नर्सरियों से जाकर बीसियों की तादाद में इंडोर प्लांट्स खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन घर लाने के 2-3 दिन के अंदर ही वो पौधा सूख जाता है। हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो पौधा मुरझा जाता है? आज के सेगमेंट में हम आपको रहनुमाई करेंगे कि आपने नर्सरी से पौधा खरीदने के बाद घर लाकर कैसे लगाना है और फिर उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो मैंने 2 पौधे खरीदे, एक इंडोर है और एक आउटडोर है। अब मैं इस इंडोर पौधे को एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करने का आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अगर आपने ज़मीन में पौधा लगाना हो तो वो कैसे लगाना है। जैसे ये सुराख नज़र आ रहा है ना, ये सुराख लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, ये पौधा इस सुराख से सांस लेता है। ये देखें जी,
ये होल बंद नहीं होना चाहिए, ये पौधे का ब्रेथलाइजर है। इसके बाद फिर ऐसे कोई टूटा हुई एक पेबल से लेनी है, ठीकरी जिसको आप पंजाबी से कह सकते हैं, और इसको आपने सुराख के ऊपर ऐसे रखनी है। ओके। उसके बाद जैसे जब ठीकरी रखने के बाद आपको सबसे पहले जो पौधे की चेंजिंग में अहम बात आती है ना, वो सबसे आती है इसकी मिट्टी की तैयारी कैसी होनी चाहिए। ये मैंने पत्तों की खाद और ये कंपोस्ट और ये नहर की बालें, ये तीनों मिक्स कर ली, ऐसे बिल्कुल यकजन करके फिर इस तरह थोड़ी से गमले में डालें। जो पौधा होता है गमले से निकाल दे, आपने एक खास ख्याल रखना है कि जब आप निकालना ऐसे आप इसको मिट्टी को सपोर्ट दें जो अंदर वाली होती है। अगर मिट्टी को सपोर्ट नहीं देंगे, खाली गमले को ऐसे उल्टा करेंगे, ये मिट्टी टूट जाएगी। और हमारे आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर ही गलती यहाँ पे मेन गलती होती भी यहाँ पे ही है। जैसे आप ऐसे हल्की से ऐसे ठोकर देंगे, ये अपने वजन पर ही बाहर आ जाएगा। ये पौधा आपने ऐसे बिल्कुल सीधा रख दिया, और जो ये आपने एक मरकब तैयार किया बाद में ऊपर से ऐसे डाल, ये बिल्कुल आपका पौधा लग। अच्छा जी, हमें आप जमीन में प्लांट करना सिखा दें जरा। गमले का स्ट्रक्चर देखना होता है कि गमला किस साइज का है। मतलब कि अगर ये साइज का है तो इसी के मुताबिक आप थोड़े से डबल गड़ा खोद लें। आप कोई भी पौधा लगाएं, चाहे आउटडोर हो इंडोर, लगाने के फौरन बाद इसको पानी एकदम भर के दें। अच्छा, ये जो पौधे गमलों में या जमीन पे हम लगाते हैं, इनकी गुडाई का क्या तरीका है और क्या कब करनी चाहिए हमें? वैसे तो जो जनरली तौर पर वैसे तो हर प्लांट्स को आप 15 से 20 दिन बाद गोडी करें, चाहे आउटडोर हो इंडोर हो, बड़ा ट्री हो छोटा ट्री हो। मतलब कि महीने में 2 दफ़ा ये आप इसको गोडी करें, और 1 दफ़ा फर्टिलाइजर लाजमी करें, चाहे पौधा गुड कंडीशन से क्यों ना हो। कौन सा प्लांट है जी? जी सर, ये ना अरेका पाम होता है। अक्सर हम लोग खरीद के ले जाते हैं पौधा, घर जाकर इस गमले से घर वाले गमले में लगाते हैं, तो वो चंद दिनों में बैठ जाता है या सूख जाता है। ये हम कहाँ गलती करते हैं? सर, ये ऐसा होता है कि जब एक दफ़ा इसकी मिट्टी जब हम चेंज करने लगते हैं ना, जो ये इसके अंदर वाली ये जो गाची होती है ना ये पौधे की, इसको जब निकालते वक्त ये टूटनी नहीं चाहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट एयर क्लीनिंग प्लांट। जी सर, ये मनी प्लांट जो एयर क्लीनिंग करता है, ये बहुत ज़बरदस्त और नाइस प्लांट्स और बहुत हार्डली प्लांट है। मतलब कि ये आप अगर इंडोर रख लेंगे ना, तो इसको आप पानी की कमी ज़्यादा बहुत, मतलब कि कुछ प्लांट्स होता है ना पानी का ओवर पड़ जाता है, तो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये खुद इसमें इतनी पावर और ताकत नेचर दिया है कि खुद जज़म कर जाता है ये वाला प्लांट्स। ये इन्होंने जो पानी ओवर करने की बात की है, और ये बहुत अहम बात है। पौधे के जल जाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम गीले पौधों में पानी डालते रहते हैं। इसको बोलते हैं स्पाइडर प्लांट, कुछ लोग तो इसको क्लोरोफिटम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ये मेन होती है ना, जिसके सेंटर में ये येलो शेड आ रहा है और साइडों पे ग्रीन आ रहा है, असल में ये स्पाइडर प्लांट्स है। और दूसरी जो एक ये देखो जिसके साइडों पे कॉर्नर पे वाइट आ रहा है ना, ये क्लोरोफिटम है। क्योंकि और दूसरी ये है कि ये आउटडोर चलेगी, ये इंडोर नहीं सही चलती। ये देखें, ये भी स्नेक प्लांट है, ये भी इंडोर के लिए बड़ा अच्छा और फर्स्ट क्लास चलता है। ये भी एयर क्लीन करता है, अंदर की हवा को, मतलब कि ये भी साफ़ करता है। और ये जितने भी ऑक्सीजन वाले प्लांट्स हैं ना, मतलब कि जो आप इंडोर रखते हैं, जैसे वो पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, अरेका पाम या वो उसके पास स्पाइडर प्लांट्स या मनी प्लांट्स, ये सबसे ज़्यादा इनमें ऑक्सीजन होती है। ये वाहद हार्डली प्लांट्स है, या आप इंडोर भी चला सकते हैं, आउटडोर भी चला सकते हैं। वाहद पौधा इस स्नेक प्लांट को बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन बॉम्ब कहते हैं। भाई, ये कौन सा प्लांट है इतना ब्राइट ग्रीन? ये वाहिद स्टेलियन लेमन है, जो आप घर में छोटे गार्डन में भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन नहीं ना है, तो आप इसको गमले वगैरह में भी फल ले सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, फल इसको लगा भी हुआ है, ये गमले में फल आ रहा है। ये इंडोर प्लांट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सिट्रस फैमिली की एक बहुत अहम सीड है। छोटे गमले के अंदर भी इसके पौधा निकल आता है और फल मिल जाता है आपको। जी, ये क्या है? ये है एलोवेरा प्लांट्स। ये भी इंडोर की कैटेगरी में आता है? ये भी सर इंडोर भी चलता है, और ये ऑक्सीजन का खजाना है। ये वही है ना जो एक्ने के लिए भी और स्किन के लिए भी बड़ा यूज होता है? जी, ये स्किन के लिए तो कोई मेडिसिन की ऐसी पाकिस्तान में मेडिसिन नहीं बनती जिसमें ये डलता नहीं है। एलोवेरा के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि हिकमत एलोवेरा से शुरू हुई और एलोवेरा पर ही आके ख़त्म हुई। तो ये था आज का तड़के, जिसमें हमने आपको उन इंडोर प्लांट्स के बारे में बताया कि जो हवा को डिटॉक्सिक करके फिजा को एयर फिल्टर करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है और चीन की तैयारशुदा 2 बहरी जंगी जहाज PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए हैं। इन दोनों के हवाले से अगर बात करें 054 अल्फा P गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की शमूलियत से पाक फिजाइया का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है। पाक फिजाइया के 054 अल्फा क्लास के जहाज़ों की तादाद इसके बाद अब 4 हो गई है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक पुरवकार तकरीब हुई और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे मौजूद थे। इस जहाज़ के फीचर्स क्या हैं और ये कैसे पाक बहरिया की ताकत में मजीद इजाफा करेगा और दुश्मन की नींदें हराम करेगा। कराची से आफ्ताब खान तफसीलात इसी हवाले से। और जंगी इस्तेदाद है उसमें कई गुना इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, बहुत ही अच्छा लगा हमें PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत के हवाले से तकरीब और कैप्टन अदनान ने बड़ा डिटेल में हमें बताया कि किस तरह ये बहरिया की ताकत में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह इसी तरह से महफूज रखे और हमारी अफवाज इसी तरीके से इसकी हिफाजत के लिए सरगर्म रहे। इस दुआ के साथ ब्रेक लेते हैं। एशिया की पहली नेपाली माउंटेन क्लाइंबर हैं और टूर गाइड भी हैं। इनका नाम है ववाया निगजोम। आई होप मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। एक्सप्रेसो की मेहमान बनी है और सना उन्होंने उनको होस्ट किया इस सेगमेंट फ्लैग्स के अंदर। आज के फ्लैग्स में आपको दिखा दूँ। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एशिया की फर्स्ट माउंटेन क्लाइंबर टूर गाइड से जिनका नाम है दावा यांगजम शेरपा, जिनका ताल्लुक है नेपाल से। आइए इनको वेलकम कहते हैं और जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या स्टोरी है इनकी। Hello Dawa and welcome to Pakistan and I am already so inspired by you. Namaste. This is my third time in Pakistan. जी मैं पाकिस्तान तीसरी बार आई हूँ। मैं पहली बार 2014 में आई थी, पिछले साल मैं दूसरी बार और ये मेरा तीसरा टूर है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। 2014 में जब पहली बार मैं यहाँ आई तो मैं डरी हुई थी, लेकिन इस बार मैं बहुत पुरसुकून हूँ। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर पहाड़ बहुत ही शानदार हैं। नेपाल की निस्बत यहाँ के पहाड़ों पर हाइक करना मुश्किल है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके सुनसान भी बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं GB के अलावा पाकिस्तान में ज्यादा घूमी तो नहीं हूँ, लेकिन बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है। I haven't been to the other part of Pakistan, but Baltistan is very beautiful, very nice people and very strong people are from there. What inspired you? वो क्या चीज थी जिसने आपको एक कोहपैमा बनने के लिए मुतासिर किया? You began your journey. I grew up in Rolwaling Valley, which is west from the Everest region, and it is मेरा ताल्लुक नेपाल के पहाड़ी इलाकों में एक छोटे से गांव से है। हमारे गांव में ज्यादातर मर्द ही पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए जाते हैं। इन सब मर्दों को देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और इसलिए हमेशा से मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी कोहपेमा बनूं। उस वक्त ख्वातीन के लिए इस शोबे में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ये करना चाहती थी तो मैंने एक ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक पहाड़ी इलाके से था तो मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की। नेपाल की बाकी सकाफतों के बरक्स हमारे इलाके की रिवायात में ख्वातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाते हैं। नेपाल में पहाड़ों को सर करने का रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए इस शोबे में आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा इस शोबे की वजह से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। occupation that you can travel the world and climb and yeah. So tell me, as a female mountain climber, एक खातून होने के नाते इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उन चैलेंजेस पर काबू कैसे पाया? How did you overcome all such difficult tasks? Yeah, back in 10 years when I started climbing, it was hard. We have a 10 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो उस वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मर्दों के हमरा ट्रेनिंग करना, कम्युनिटी में अपना किरदार अदा करना, ये सब मुश्किल था। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और फोकस के साथ कोई भी काम करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। मैंने बहुत मेहनत की। आज मैं जहाँ हूँ इसके पीछे मेरी 10 साल की मेहनत और लगन है। हमारे माशरे में अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आपको मर्दों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। I think it's
takes you, but we had to work more hard than men anyway. So. Fantastic. So share me some of your अपने किसी यादगार सफर के बारे में हमें बताएं. ये भी बताएं कि वो सफर क्यों यादगार था. And what made them stand out for you? My most memorable is in climbing K2. I climbed K2 when I was 23 years old and मेरा सबसे यादगार ट्रिप K2 का था. उस वक्त मैं सिर्फ 23 साल की थी. इतनी यंग एज में पाकिस्तान ट्रैवल करना किसी चैलेंज से कम नहीं था. मजे की बात यह है कि मैंने K2 ऑक्सीजन के बगैर सर किया था. K2 सर करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ये मेरा यादगार ट्रिप है. I think that really reminds you. So in your opinion, what are the most essential? एक कोह पैमा के लिए किन खूबियों और स्किल्स का होना जरूरी है, खास करके जब आपने दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ सर करने. Climbing the highest peaks in the world. I think you need to be very well prepared. मैं यही कहूँगी कि आप ट्रेनिंग करें. आप जो करने जा रहे हैं इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. आपको ये पता होना चाहिए कि कोह पैमा बनना कोई मजाक नहीं. इसमें आपकी जान भी जा सकती है. आपको नहीं पता कि इस सफ़र में क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं. फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आपकी प्लानिंग, आपके साथ अच्छे पार्टनर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है. आपको ऊंचे और बड़े पहाड़ सर करने के लिए पहले कई छोटे पहाड़ सर करने होंगे, तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि एक कामयाब कोह पैमा बन सके. Few more mountains before 8,000, so that really helps in the climb. Okay. Sounds really interesting. So, एक मुश्किल क्लाइंब करने से पहले क्या हिफाजती और ज़रूरी इक़दामात करने होते हैं, और ख़तरनाक क्लाइंब में रिस्क फैक्टर किस तरह मैनेज करते हैं? Extreme environments. First thing is like you need to go the team. The team is very important. Who you going with the team and. सबसे पहले एक अच्छी टीम का होना ज़रूरी है. आप किन लोगों के साथ इस मुश्किल मिशन पर जा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है. दूसरा मौसम ऐसी चीज है जिस पर इंसान का बस नहीं चलता, तो ज्यादा से ज्यादा मौसम की जानकारी होना भी जरूरी है. इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वापस कब होना है. पहाड़ हमेशा यहीं रहेंगे, हम दोबारा भी यहाँ आ सकते हैं. कई बार ऐसे हुआ है कि मौसम की खराबी के बायस हमें बीच सफर से वापस होना पड़ा. मैं समझती हूँ कि ये चंद बातें बहुत जरूरी हैं. In my experience. So how do you balance the passion? आप अपने इस पैशन को अपनी फैमिली के साथ किस तरह मैनेज करती हैं? और जो नौजवान लड़कियां इस शोबे को प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस तरह इस प्रोफेशन और अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज कर सकती हैं at the same time? It is very difficult for balance this traveling and climbing. इस शोबे के साथ अपनी जाती जिंदगी मैनेज करना बहुत मुश्किल है. हम लोग ज्यादातर सफर में रहते हैं. कई दफा मुझे कई चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है. शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं आदी हो गई हूँ. अब मैं गर्मियों में क्लाइंबिंग करती हूँ और सर्दियाँ अपने घर में गुजारती हूँ. लेकिन जाहिर है अगर आप घर में बैठकर बस सोचते ही रहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी. लेकिन एक बार जब आप घर से बाहर आ जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं. Have some time for your family and one thing. Yeah. Thank you very much, Dawa. It's such a pleasure to meet you and listen to your story. You're always more than welcome to Pakistan, and you're such an inspiration to all of us, and it's such a difficult and different field. Best of luck, and thank you for your time. इसी के साथ फ्लैक्स में अब आपका मेरा साथ हुआ ख़त्म. आई होप कि आपने दावा की यह स्टोरी इंजॉय की होगी और आप भी काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे. तो अब देर किस बात की है, अगर आप भी अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं तो अभी इट्स नेवर टू लेट टू चेज योर ड्रीम्स. अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही. आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात. अपना रखिए ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है 1445 हिजरी, और मुहर्रमुल हराम से ये आगाज़ होता है. यकुम मुहर्रम के हवाले से भी आपको हमने तस्करा भी किया था. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
का यौम विसाल और फिर उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा हुआ। लेकिन अब ये पूरे आगे जो दिन चलने हैं ख़ास तौर पे आशूरा तक, हर दिन ही अहम है। वैसे तो पूरा महीना, पूरा साल और हर साल में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जो किसी ख़ास चीज़ से मौसूम होता है, जिसका ताल्लुक़ होता है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो पहले दिन है और फिर उसमें यौम आशूर की आपको पता ही है इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में भी और आने वाले वक्त में भी बहुत ही अहमियत है। हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें मुहर्रमुल हराम को लेकर। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर नासिर साहब मौजूद हैं कि मुहर्रमुल हराम और इसमें होने वाले वाक़यात हमें इस्लामी नुक्ता निगाह से किस चीज़ का दर्स देते हैं, इसी भी हमने बात करनी है। नासिर भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नए इस्लामी साल के हवाले से बात करें, मुहर्रम से चूँकि इसका आगाज़ होता है और नए इस्लामी साल का आगाज़ ही हिजरत से होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया। फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, महीने सारे उसी के हैं। उसने इस महीने को बिलखुसूस अपनी ज़ात के साथ निस्बत दी तो यकीनन इसमें कोई बरकतें हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मस्जिद सारी अल्लाह की हैं, लेकिन जो मस्जिद हराम है वहाँ पर काबा, उसको बैतुल्लाह करार दे दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ताला ने अपनी ऊँटनी नाक़तुल्लाह करार दे दिया। ये अल्लाह ताला की शान है। किसी दिन को, किसी महीने को, किसी रात को, किसी लम्हे को, किसी इंसान को ये फ़जीलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमाता है। तो महीनों में अगर फ़जीलत मिली तो वो मुहर्रम और हराम को अल्लाह का महीना होने की फ़जीलत मिल गई, शहरुल्लाह करार दे दिया हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको। अब महीने शुरू से ही 12 थे, अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया कुरान मजीद में, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। फरमाया जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया उस दिन से अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 ही थी। अच्छा, महीने 12 से आगे पीछे कोई नहीं कर सका। ये जो बिक्रीमी महीने आए उसमें भी ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो जो पापा ग्रेगोरी ने किया, ये जो भी कुछ काम करती रही दुनिया, महीनों को 12 से आगे पीछे नहीं कर सके। महीने 12 ही रहे। दिनों की तरतीब, किसी ने चांद के, किसी ने सूरज के साथ जोड़ा, किसी ने मौसमों के साथ जोड़ा, तो साल की तकसीम उनको, हाँ, उनको मसाइल बने। जैसे हम अगर जनवरी फरवरी में, तो फरवरी 28 दिनों का करना पड़ गया, कोई एक लीप ईयर मुकर्रर करना पड़ गया। ये अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए लोगों ने मामलात हल किए। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इज़ार नबुव्वत फरमाया और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा में, तो तब ये महीने चांद की तारीखों के साथ जोड़े हुए थे। तो यही मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तो ये 12 महीने हमेशा से थे। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, वो भी हमेशा से ही हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा से पहले भी पुराने अरबों में भी देखें तो वो 4 महीनों की इज़्ज़त करते थे और इस्लाम ने आकर उन्हीं 4 महीनों की इज़्ज़त को बरकरार रखा। वो आका अलैहिस्सलाम ने उनको फरमा दिया सलासुन मुतवालियात, 3 मुसलसल महीने, ज़ुल्क़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, व रजब मुदर, और मुदर कबीले वालों का रजब जो जमादी और शबान के दरमियान है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत अता कर दी। तो उसमें मुहर्रमुल हराम भी है। मक्का के लोग जो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के लोगों का हाल ये था, बिलखुसूस मक्का वाले मुहर्रम की जब इज़्ज़त करते थे या इन 4 महीनों की इज़्ज़त करते थे, तो उस वक्त वो लोग, उनकी आम तौर पर रोज़ी रोटी का बंदोबस्त, अक्सरियत लोग कत्लो गारत गरी या चोरी डाके, रास्ते राहज़नी लोगों को लूट मार करते थे। इन 4 महीनों में वो भी रुक जाते थे। इन 4 महीनों की इज्जत करते थे। अल्लाह ताला ने उसको कायम रखा। फरमाया मिनहा अर्बातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया इन महीनों में तुम भी गुनाह ना किया करो। बाकी महीनों में भी गुनाह तो एक बुरी चीज़ है, उस पर गुनाह है, लेकिन इनमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक इंसान मस्जिद के बाहर गुनाह करे उसका भी गुनाह है, लेकिन मस्जिद के अंदर ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हुर्मत वाले इलाकों में जो एरिया ज़्यादा बाबरकत है वहाँ पर गुनाह करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर अपनी जानों पर जुल्म करने से मना किया। मीन कि इन महीनों की इज्जत, एहतराम, उनको हुर्मत देना, उनमें नेकी ज़्यादा करना, उनमें गुनाह को कम से कम करना अल्लाह ताला का डिमांड है मुसलमानों से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए, पहले तो मक्का मुकरमा का हाल मैंने आपको बताया, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो यहाँ यहूद लोग थे, आपको पता है, अहले किताब यहाँ बसते थे और मदीना उन्होंने आबाद कर रखा था। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार
किरदार में अपने नबियों से सुन सुन के मदीना को आके आबाद किया था। तो अब वो मदीना में रहने वाले लोग जो यहूद थे, अहले किताब या मसीही बरादरी, इनके पास जब आका अलैहिस्सलाम आए तो यहूद को देखा कि वो रोज़ा रखते हैं। तो लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये यहूद रोज़ा रखते हैं और इनका अकीदा ये है कि यौम नज्जल्लाहु मूसा, कि इस मुहर्रम के 10 तारीख को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात अता की थी, इस खुशी में ये लोग रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु अहक्कु मिनहुम बिमूसा, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना शुरू कर दिया। और माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले पहले अगर अहकाम को जब मैं देखता हूँ तो लगता यही है कि मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। अच्छा। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं तो तुम्हारी मर्जी है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो या ना रखो। उससे ये लगता है कि पहले ये मर्जी नहीं थी, पहले ये लाजिम था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसमें शौक़ का इज़हार किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइंदा साल अगर मैं रहा तो मैं 9 तारीख का भी रोज़ा करूंगा मुहर्रम में, लेकिन आइंदा साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम उससे पहले रबीउल अव्वल में विसाल फरमा गए। तो रोज़ा रखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने। सहाबा किराम ने सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने आके शख्स ने पूछा कि माह मुहर्रम में मैं क्या करूँ, मुहर्रमुल हराम में, मुहर्रम के रोज़ों के बारे में। तो उन्होंने कहा मैंने एक ही शख्स को सुना जिसने नबी अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया था, उसके अलावा किसी ने ये सवाल नहीं किया। जब उसने पूछा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुहर्रम के रोज़े के बारे में तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि माह रमज़ान के बाद अगर अफजल तरीन कोई रोज़े हैं तो वो मुहर्रम के रोज़े हैं। इसलिए आशूर का रोज़ा रखना, मुहर्रम के आम दिनों में ज़्यादातर दिनों में इसके रोज़े रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। और ख़ुद सहाबा किराम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की देखा देखी आका अलैहिस्सलाम से सुनकर रोज़ा रखते थे। उम्महातुल मोमिनीन ने ये बात बयान की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जितनी ज़्यादा पाबंदी इस रोज़े की करते थे, रमज़ान के अलावा बाकी किसी रोज़े की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जो आशूरा मुहर्रम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम करते थे। अब इसकी जब तारीख़ में देखें तो आका अलैहिस्सलाम ने आशूरा मुहर्रम के रोज़े की तारीख़ जब मुख्तलिफ अहादीस में बयान हुई तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरमाया वो भी रोज़ा रखते थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इसमें रोज़ा रखते थे। हत्ता कि अंबियाए बनी इसराइल में से मुख्तलिफ नबियों के नाम लेकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उससे पता ये चलता है कि पिछले सारे नबियों में आशूरा मुहर्रम के रोज़े की सुन्नत मौजूद थी, अंबिया रोज़ा रखते थे। तो इसकी इस्लामी तारीख में या इससे पहले, इस्लाम से पहले की तारीख में अहमियत क्यों मिलती है, वो मुहर्रम ही क्यों? मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला ने इस दिन को अपने लिए खास किया। उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा ने ये बातें पूछी इस तरह की, आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने एक कौम की दुआ कबूल की थी इस दिन, एक और कौम की भी दुआ कबूल करेगा। और वो कौम जो बनी इसराइल की तरफ इशारा था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो निजात मिली तो वो यही दिन था। तो मुफस्सिरीन ने जब तारीख लिखी तो उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया वो भी यही दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की जब अल्लाह ताला ने पार लगाया वो तो अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ताला ने इस दिन को इज्जत। अच्छा, एक बड़ा आम नुक्ता है इसमें और ये मेरा आखिरी सवाल भी, इसको थोड़ा सा तफसीली तौर पे बयान कर दीजिएगा। आजकल एक दूसरे के लिए कुर्बानी तो दरकिनार, हम दरगुजर भी नहीं करते और मुहर्रमुल हराम के अंदर होने वाली कुर्बानी और उससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह की राह में खुद को वक्फ कर देना, कुर्बान कर देना, यही इस्लाम है और यही जिसे कहना चाहिए अक़ीदा तौहीद का असल बयान है, उस पर अमल दरामद करते हुए। आजकल वो हमें नहीं मिलता, उम्मत मुस्लिमों में ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलता, अगर मैं बिलखुसूस कहूँ, मुसलमान तो और भी बहुत ममालिक में। आप इसको कैसे देखते हैं? मुहर्रमुल हराम से हम कैसे सीखें, कैसे इसको अपनाएं, हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए? खूबसूरत बात आपने की। आप अंदाज़ा करें इस्लाम तो अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम अगर कोई कह सके तो वो कुर्बानी है, अव्वल व आखिर इस्लाम का। इस सालों की तरतीब कोई देख लें ना, महीनों की, तो महीने का आगाज़ मुहर्रम से अजीम कुर्बानी रसूलुल्लाह के बेटे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। इस साल की इंतहा को देखें तो ज़ुल्हज रसूलुल्लाह के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। यानी हमारा साल भी हमें यही दर्स देता है कि अव्वल भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी। तो ये कुर्बानी से मुराद हम सिर्फ जानवरों को ज़िबा करना ले लेते हैं, जानवर ज़िबा करना नहीं है, अपनी ज़रूरत की चीज़ दूसरे के लिए छोड़ देना, ये कुर्बानी है। खा वो सीट है, खा वो कोई जगह है, खा वो आपका आराम है, आपका सुकून है, आपकी खुशी है, आपकी राहत है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो दूसरे के लिए छोड़ दे तब कुर्बानी। बेहतरीन बेहतरीन।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, मुख्तसर वक्त के अंदर हमने कोशिश की कि अहाता करें कि क्यों अहम है यौम आशूर का ये दिन, खासतौर पे 10 मुहर्रम का, और फिर पहले अशरे का भी हमने जिक्र किया और रिपीट कर देते हैं इस बात को कि नबी करीम ने सबसे बेहतरीन दिनों में से इन दिनों को फरमाया है। रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े, आप अगर एहतमाम कर पाएँ तो बेहतरीन है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बड़ी अहम माशरती इनफैक्ट मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं, और वो है मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट ना पहनने का रुझान। आज का अगर आप रोजनामा एक्सप्रेस पढ़ें जो इस वक्त मेरे सामने है, तो इसमें दर्ज है कि 15 रोज़ा मुहिम के अंदर तकरीबन 60,765 मोटरसाइकिल्स सिर्फ लाहौर के अंदर बंद कर दी गई हैं। 2 लाख से जायद मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कागजात जब्त किए गए हैं, और ये बात जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं मुस्तनसन फिरोज उन्होंने बताई है। और ये सूरत हाल इतनी कशीदा है, इतनी नाजुक है, बहुत से लोग मुख्तलिफ बहाने बनाते नजर आते हैं। कुछ कहते हैं जी हमें सफोकेशन होती है, कुछ कहते हैं जी हमारे बाल खराब होते हैं, कोई कहते हैं पान खाता हूं तो, और कुछ आप यकीन मानिए कि लोग पुलिस को देख के नीचे उतर के बाइक को पेट्रोल जैसे खत्म हो गया ऐसे चला के निकल जाते हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया, आगे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वजह ये होती है कि हेलमेट नहीं पहनी होती। ये आपकी हिफाजत के लिए है, आई डोंट नो आप क्यों नहीं पहनते। खैर, इस पे आज हमने एक सेगमेंट हमने कहा जरा तफसीली बात की जाए, तैयार किया आपके लिए, हमाकत की नफ्सियात, स्टुपिडिटी, जिसमें वकास साहब आज बात करें कि लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते और क्या वजह बताते हैं, वजूहात क्या है। हाँ, इसकी तो देखने सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुबिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। और अमूमी तौर पे हम ऐसे मुगालतों की बात करते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस की बात करते हैं, तोहमात की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गैर अकली फैसलों से महफूज कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इस अहमकाना रवैये से पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, और वो है हेलमेट ना पहनना। आज जब मैं घर से ऑफिस आ रहा था तो ये जो मंजर है कि आप हेलमेट जो है वो यहाँ पे कोनी में आपने रखा हुआ है, या हेलमेट जो है वो आगे आपने सीट पे रखा हुआ है ताकि जब पुलिस आए तो आप कहें कि ये हेलमेट है, ये तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और जो हेलमेट है ही नहीं सिरे से, वो तो मतलब आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं तो आपको बाकायदा इस तरह गिन सकते हैं। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग वाक़या ये पेश आया कि एक साहब जिन्होंने हेलमेट टैंकी के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने सिर्फ उनको बाइक पे, मैं भी बाइक पे था, मैंने सिर्फ उनको एक हल्का सा इशारा किया कि इसको पहन लें। मैं जब आगे गया हूँ तो मैंने देखा है वो शीशे में कि वो साहब मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात करना चाहते होंगे। अमूमी तौर पे तो आपको मालूम है कि लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान थे, वो गुस्सा तो नहीं कर रहे थे। वो जब मेरे बिल्कुल मुतवाज़ी है तो उन्होंने इशारा किया अपने मुँह की जानिब, और इस तरह का कुछ इशारा किया कि मैंने पान डाला हुआ है। खैर, अब इस पे क्या आर्गूमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पान डाला हुआ है तो अब वो नहीं कर सकते, हेलमेट तो नहीं पहन सकते, क्योंकि सर जो है वो तो इतना कीमती नहीं है। बहरहाल पान जो है और उसकी लज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा शायद अहम थी। तो उसके बाद वो मुस्कुरा के आगे निकल गया। उसके बाद एक पुलिस वाले को रोका, यानी वो पुलिस वाले चौक में थे, तो उनसे कुछ बातें हुई मुझे, और अगेन यही बात हुई कि किस तरीके से आप समझते हैं कि हेलमेट की जो इस वक्त की जो कैंपेन है उसके असरात क्या हैं। तो खैर उन्होंने ये बताया कि असरात तो बहुत मुस्बत हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। तो मैंने उनके साथ ही खड़े होकर मैंने कहा अब हम दोनों खड़े हैं और हम उस रोड की तरफ देखते हैं, और हमने अगले 20 सेकंड सिर्फ मोटरसाइकिल्स को गिनना है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए। तो उनकी तादाद कोई 25 थी जिन्होंने नहीं पहने हुए थे, यानी अभी भी इतनी कसीर तादाद में लोग नहीं पहन रहे। क्यों नहीं पहन रहे? बहुत सारी वजूहात हैं, नफ्सियाती वजूहात हैं, अजीब स्लेव मोरालिटी है कि अथॉरिटी जो है उसके लिए पहनना है हेलमेट। जो कोहनी में रख के ये यहाँ पे लेके जा रहा है वो ऑफकोर्स अथॉरिटी के डर से लेके जा रहा है ना, अदरवाइज तो अगर उसको ये एहसास हो, वो एक मास्टर मोरालिटी का आदमी हो, उसको एहसास हो कि इसका कोई लेना देना अथॉरिटी से नहीं है मामला, इसका मकसद मेरा सर बचाना है, इंजरी से बचाना है, तो वो खुद हेलमेट पहने। लेकिन इमेजिन कि आप में से हर वो बंदा जो हेलमेट नहीं पहन रहा वो नफ्सियात की रोशनी में, वो फ़लसफ़े की रोशनी में एक स्लेव है। और ये बहुत बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। अब यानी आप कितने कमज़ोर इंसान हैं, आप एक स्लेव हैं, आप एक अथॉरिटी के डर से हेलमेट रख लेते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई एहसास नहीं है। दुनिया जहान की शुमारियात आपकी रहनुमाई करती हैं कि हेलमेट के हवाले से, ना पहनने के हवाले से जो हेड इंजरीज़ हैं उससे कितने अमवात होती हैं। मैं पिछले कुछ अर्से में सिर्फ 5 से 7 सालों में अपने सिर्फ गांव का हवाला दे सकता हूं, जिसकी आबादी 7000 है।
इसमें कितने नौजवान जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। हुंजा और गिलगित और इस पूरे रीजन के अंदर आप जाके सिर्फ उन स्टैट्स को देखिए कि कितनी ज़्यादा अमवात हो चुकी है। और आप खुद जानते होंगे जितने भी नाजरीन हैं कि आपके आसपास ये खबरें आपको मिलती रहती हैं। उसके बाद अगर हम ब्रेन इंजरी की बात करें, कंकशन की बात करें, 90% जो डाटा है वो बताता है कि हेलमेट से आप बच जाते हैं। हेलमेट के अंदर जो एक क्रशेबल फोम है वो जो इम्पैक्ट है एनर्जी का, जब आप गिरते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं जब ये गिरते हैं हेड इंजरी की वजह से डेथ होती है, ये स्टैट्स लेते हैं। कभी उन शुमारियात को देखिए जो ये बताती हैं कि जो दूसरे हादसात हैं, जिन कारों का आपस में टकरा जाना या राहगीर का किसी कार के नीचे आ जाना, जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मालूम होता है कि उसमें भी बहुत हद तक मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। एक तो वो जो रवैया है मोटरसाइकिल चलाने का, वो दूसरा जो है कि जो टीनेजर या 14 या 15 साल के बच्चे जो हैं वो चला रहे हैं और बिल्कुल सामने और बहुत कॉन्फिडेंस से चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि लाहौर में हमने देखा कि खवातीन ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया, स्कूटर्स चलाने शुरू किए, तो एक बड़ी खुशाइंद बात थी। और हमने ये देखा कि खवातीन जिस तरह का उनका रवैया होता है अमूमी तौर पर इस हवाले से, वो जिम्मेदाराना था और उन्होंने बाकायदा हेलमेट पहना होता था। अब कुछ अरसे से ये मनाजिर नजर आना शुरू हो गए हैं कि वो खवातीन भी हेलमेट नहीं पहन रही। एक दलील जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो गुर्बत के वाले से दी जाती है, लेकिन जिस इंसान ने मोटरसाइकिल ले लिया है वो हेलमेट सिर्फ इस वजह से ना ले क्योंकि वो गरीब है। ये थोड़ा सा समझ से बालातर चीज़ है। और दूसरी तरफ जो सस्ते हेलमेट्स हैं 500 में 400 में, इस तरह के हेलमेट वो आप उठाएं, उनका वज़न देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इनकी क्वालिटी क्या है और ये किसी भी हादसे में वो जो इम्पैक्ट है जो गिरने का, उसको किस हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस हवाले से भी यकीनन रेगुलेशंस होनी चाहिए। हेलमेट पहनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, जब भी कोई बाहर से इंसान आएगा इस मुल्क में तो उसको ये समझने में दुश्वारी नहीं होगी कि इस मुल्क में कितने लोग हैं जो कि स्लेव हैं, गुलाम हैं या गुलामाना अखलाकियात के हामिल अफराद हैं। वो लोग जब आपको देखेंगे हेलमेट पहने हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके अंदर इतना शऊर है, आप तालीम याफ्ता आदमी हैं, आप समझते हैं कि डाटा साइंसेस आपकी किस तरह रहनुमाई करती हैं, आप ऑब्जेक्टिव हैं, आपको मालूम है कि जो स्टैट्स हैं वो जो बता रहे हैं कि हेलमेट पहनने से जो बचने की शरह है हादसात में वो कहीं ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये आपके लिए इज़्ज़त की बात है और ये इंतहाई बेइज्जती की बात है जब आप हेलमेट नहीं पहनते। इस बात को छोड़िए कि अथॉरिटी क्या करती है, इस बात को छोड़िए कि आपका चालान होता है या आप बच जाते हैं, लेकिन कोई भी बाशऊर इंसान अगर आपको देख रहा है, अक्लमंद इंसान आपको देख रहा है, तो यकीन जानिए कि उसकी नज़र में आप एक स्लेव मोरालिटी के हामिल शख्स हैं, एक गुलामाना किस्म की अखलाकियात के हामिल शख्स हैं और आप एक स्टूपिड शख्स हैं। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टूपिडिटी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय का जिक्र ना करें। आप देखते हैं हर इतवार की शाम कारवां सराय 7:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर, जिसको होस्ट भी करते हैं और खुद ही दास्तान गोई भी करते हैं जनाब द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात मौज़ूआत यहाँ पे ज़ेर बहस आते हैं। इस दफ़े के एपिसोड में आपके लिए क्या स्पेशल है? मेनली म्यूज़िक पे बात चल रही है वैसे, सो देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर। हुस्न में बुए वफा, इश्क में खूबी तमाम, आदमी महसूस करता है मगर होती नहीं। उसका ये कहना था कि पूरे यूरोप में अगर कोई पाकिस्तानी गुलूकार जाना जाता है तो आप देखेंगे कि वो अमेरिका गए, मुख्तलिफ मुल्कों में गए और हर जगह उनकी पजीराई हुई, बल्कि जापान में गए तो उन्हें पाकिस्तानी बुद्धा, क्योंकि ज़रा तनतोश में ऐसे थे, और सिंगिंग बुद्धा के अलकाब से याद किया गया। और ये सब पे गुजरती है। जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, कोई एक ऐसा लम्हा आता है, राइटर पर भी आता है कि उसके तरह तरह के ख्यालात जो पहले कभी नहीं आते वो आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे ख्याल के नज़दीक नुसरत फ़तेह अली ख़ान पर इस्लामाबाद में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे उनके साथ, नज़ीर आमिर मरहूम उसके प्रोड्यूसर थे, और वहाँ उन पर वो लम्हा आया। तो ये जो भी शख्स आया पाकिस्तान से, ये मेरे पास क्यों नहीं आता, वहाँ बैठा बैठा कहता कि गीत लिख के भेज दो। चुनांचे वो गीत लिख के भेजते, वो धुन बनाते, वो बख्शी साहब को ना पसंद आता। फाइनली एक रोज़ जान गए नुसरत कि ये क्या इनकी अना का क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बख्शी वज़ीर के यहाँ ले चलें आप।
और कहा जाता है कि 6, क्योंकि वो फ्लैट था 6-7 मंजिला फ्लैट था, और 5-6 लोग उनको बमुश्किल उठा के लेके गए, और बख्शी साहब ने बाहर आकर जब ये मंजर देखा तो वो रोने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और मेरी बहुत बड़ी आरजू है कि आपके साथ प्रोग्राम करूं। कहने लगे ताज साहब मेरा वादा है कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत किए बगैर लंदन नहीं जाऊंगा। अब वो मांस पकाना चाहते थे बड़े गुलाम अली खान के साथ, लेकिन अब मामला धर्म पत्नी का था कि या तो मतलब उनको खुश करते या उनको खुश करते। चुनाचे उन्होंने नहीं पकाया और मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह उनकी खिदमत में पेश की। तो कहा जाता है कि वो बड़े आराम से यूं यूं करके टटोलते थे हर शय को। तो किसी ने पूछा कि खान साहब क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ कि किसी उंगली के नीचे को बोटी वगैरह आती। तो फिर उन्हें बताया गया कि जनाब ये सारा काम वेजिटेरियन है। उन्होंने एक क्लासिक बयान दिया कि भाई ये घास फूस खा के हम गा नहीं सकते। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुस्तंतर हुसैन तारड़ साहब लाइव आपके साथ होते हैं इनफैक्ट ऑन एवरी संडे 7:05 PM के ऊपर 7:05 के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू वॉच कारवां सराय। और बड़े बड़े मौसीकारों की, बड़े गुलाम अली खान साहब की, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात हो रही है। उम्मीद है कुछ बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग आपको सुनने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम आपसे मंडे को मिलेंगे। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।